हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़कर बैठ गए थे, एक के बाद दूसरा नोटिफिकेशन आ रहा था। ये तो हमारी हालत थी। जस्टिस अमीनुद्दीन के मिलिट्री ट्रायल केस में पीटीआई वकील के सामने बड़े रिमार्क्स। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का जिक्र छिड़ गया। जेल ट्रायल में कागज का टुकड़ा भी नहीं ले जा सकते, पीटीआई का शिकवा। फिर खुतूत कहां से आते हैं, जज ने सवाल पूछ लिया। मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत की अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा अमेरिकी सदर ट्रंप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिकार बन गए। सरकारी दफ्तर में ट्रंप की एलन मस्क के पांव चूमने की वीडियो चलने की तहकीकात शुरू। दूसरी तरफ इंटेलिजेंस इदारों के अपने मुलाजिमीन को एलन मस्क की ईमेल्स और हुक्म नजरअंदाज करने की हिदायत। भारतीय तेल कंपनियों के लिए भी एक बुरी खबर, ट्रंप ने ईरानी तेल लेने पर 4 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। इन दो अहम मौज़ूआत पर भी हम बात करेंगे। और ट्रंप के करीबी साथी की कंपनी समेत अमरीकी माहिरीन पर पाकिस्तान पहुंच गया। हुकूमती वज़रा से मुलाकातें, डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल जल्द शुरू होने का इम्कान। वफ्द के दौरे का अहम एजेंडा क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले की समाअत जो है वो आज हुई और जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में ये बेंच 7 रुकनी बेंच है जिसने समाअत की। और इसमें काफ़ी अहम रिमार्क्स जो हैं वो क्लासरा साहब सामने आए। जो आज की समाअत में रिमार्क्स जो हैं जो हाईलाइट हुए हैं वो हैं साबिक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से और जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से। और जस्टिस अमीनुद्दीन ने जो है वो इस पर सवाल उठाया और एक कमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जब वो नोटिफिकेशन आना था तो सब सर जोड़कर बैठ गए थे। ये बड़ा इसको टॉप हालत में जो केस चल रहा है वो तो बड़ा केस, उसमें यार इनका जिक्र हुआ है इसका जनरल बाजवा साहब की उनका एक्सटेंशन का, और प्लस जो उन्होंने खतूत की बात की है कि अगर आपको कुछ नहीं ले जाने देते तो खान साहब के ट्वीट्स, लेटर वगैरह या उनके आर्टिकल दुनिया भर में कैसे छप रहे हैं। सो मैं इन दो पे बात करना चाहूँगा, बाकी चीज़ों को थोड़ी देर छोड़ देते हैं। जिस दिन की वो बात कह रहे हैं ना कि ये 3 जज सबान ने ये फैसला दिया था, उसमें चीफ जस्टिस खोसा साहब थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और ये मजहर आलम खान साहब। उस दिन मैं अदालत में मौजूद था सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, आई हैपन टू बी देयर। तो क्योंकि बहुत बड़ा वाक़या था पूरे इस्लामाबाद के, जितने भी जर्नलिस्ट थे, सहाफ़ी, एंकर, मोस्ट ऑफ देम जर्नलिस्ट, जगह नहीं मिल रही थी। खचा खच जैसे कहते हैं ना, वो क्या कहते, तिल धरने की जगह नहीं थी। तो इस तरह के मुहावरे अगर आप इस्तेमाल करें तो अगेन हम भी वहाँ पे मौजूद थे। अब इसकी 2-3 चीज़ें हैं कि आज भी मेरा ख्याल है उन पे 2-3 लोग इस बात पे थोड़े से मतलब रिग्रेट्स करते होंगे। बाद से वक्त फैसला करता होता ना कि आपने जो को वक्ती तौर पर फैसले किए थे तो वो ठीक थे या गलत थे। इसलिए हिस्ट्री को ये पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है कि आप एनालिसिस कर सकते हैं कि उस सिचुएशन में फलां बंदे ने ये फैसले किए थे, अब हम उसी सिचुएशन में खड़े हैं तो हमें क्या करना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना लोग कि आपको तारीख पढ़नी चाहिए, और फिर अच्छा लोग कहते हैं तारीख अपने को रिपीट भी कर दे, क्योंकि इंसान जो है कि हर बंदा, वो बच्चा होता है ना, बच्चे को मना करें ना बिजली के उसमें सॉकेट में जाके उंगल ना दो या फिर कोई आग के करीब ना, जब तक वो नहीं करेगा ना बच्चा बाज नहीं आएगा। सेम ऐसे ह्यूमंस हैं हम, मतलब इंसानी मिजाज है। आप मुझे लाख समझाते रहे, आपको खुदा ना खासा किसी चीज़ से नुकसान हुआ है, मुझे कहें काफ़ी गर्म है हाथ ना लें, जब तक मैं खुद नहीं करूँगा ना तो मुझे सुकून नहीं आएगा। ये इंसान का मसला। इसलिए हिस्ट्री जो है ना, ह्यूमन इंस्टिंक्ट सेम है। तो इसलिए हिस्ट्री रिपीट करते हैं कि लोग अपने अंदाज से कहते नहीं उससे गलती होगी तो मुझसे नहीं होगी, हो सकता है रब्बी ने गलत किया मैं तो ठीक करूँगा। नो, कमिंग टू द पॉइंट, आज मेरा ख्याल जनरल बाजवा साहब इस बात पे, मतलब मेरा ख्याल है, माय व्यू, वो रिग्रेट्स करते होंगे मुझे एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए थी। मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूँ। एक मुलाकात हुई थी जनरल बाजवा साहब से मार्च 2018 में। वो उस वक्त जर्नलिस्टों से, सहाफ़ियों से मिलते थे, इरशाद भट्टी साहब भी साथ थे, तो मेरी भी एक उनसे मुलाकात हुई थी, एक ही थी 6 सालों में। तो उसमें खैर वो लंबी गपशप लगी, जो भी थी हो रही थी उस वक्त चीज़ें। तो मैंने उनसे ना एक सवाल पूछा, अभी ये पहली टर्म की बात है, 2018 में इनको सेकंड एक्सटेंशन मिली थी 2019 में। मैंने उनसे पूछा, मैं कि सर ये बताएं, मतलब हर जो आर्मी चीफ आता है एक्सटेंशन लेने की कोशिश करता है, आप भी इंटरेस्टेड हों कि एक्सटेंशन लेने? वो ना हमें लेकर उसमें चले गए थे, लाइब्रेरी थी उनके साथ, एक जहाँ पे ऑफिस टाइप था, तो वहाँ पे तमाम जितने आर्मी चीफ थे ना सब की तस्वीरें लगी हुई थी, वो फ्रेम बने हुए थे जो अब तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। तो इनका साथ ही दफ्तर था ड्राइंग रूम के। मैंने इनसे पूछा, तो हमें वो दिखा रहे थे आर्मी चीफ ये फलां 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 फलां। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जनाब कि इसमें से मैं कि आपका फेवरेट कौन है? उन जितने आर्मी चीफ खड़े, वो खुद भी आर्मी चीफ हैं, उनसे मैंने पूछा कि इतने 8-10 गुजरे हैं, तो आपका फेवरेट कौन है? अच्छा,
उन्होंने जाके जनरल वहीद काकड़ साहब के ये फ्रेम पे उन्होंने वो रखा, हाथ रखा। हालांकि वो ज़्यादा करीब समझे जाते थे जनरल कियानी साहब के, कि उनके शायद स्टाफ या उनके बड़े अहम ओहदे पे उनके साथ काम किया होता जब आर्मी चीफ थे। तो उन्होंने रखा जाके वहीद काकड़ साहब पे उस पर। अब इसकी बड़ी ऑब्वियस रीज़न थी कि वहीद काकड़ साहब पे क्यों हाथ रख रहे थे वो, जो मेरी उसमें अंडरस्टैंडिंग थी बाद में, या उन्होंने खुद भी थोड़ी एक्सप्लेन की कि जना मुशर्रफ साहब ने मार्शल लगाया था, जना कियानी साहब ने 6 साल लिए थे उनसे पहले, जना जिया का भी नहीं कह सकते थे, जना यूब का भी नहीं कह सकते थे, जना याहिया का भी नहीं कह सकते थे। अच्छा, फिर जनरल करामत का था कि वो दरमियान में इस्तीफ़ा देकर चले गए थे। अच्छा, फिर उससे पहले अगर देखें तो आपको जना आसिफ नवाज थे, उनकी डेथ हो गई थी इससे पे और फिर उसके बाद ये आ गया था जना वहीद काकड़ आ गए थे। काकड़ साहब वह थे जिन्होंने 3 साल इस दौरान में प्रोफेशनल तौर पर अपनी टेन्योर पूरी की थी, प्लस उन्होंने एक्सटेंशन नहीं ली थी, और उनके लिए बड़ी अमेरिकन भी चाहते थे, बेनजीर भुट्टो साहब भी चाहते थे कि जना काकड़ साहब एक्सटेंशन लें। यस, क्योंकि उनके खिलाफ कू हुई थी एक ऑपरेशन खिलाफत के नाम से, कुछ जूनियर लेवल के अफसरान थे जो उस वक्त ये बेनजीर भुट्टो हुकूमत को उल्टना चाहते थे, साथ में GHQ को भी साथ वो करना चाहते थे। वो कू पकड़ी गई थी और जना काकड़ साहब ने बड़े उनको सजाएं थी मिलिट्री कोर्ट के बाद। सो बेनजीर भुट्टो भी चाहती थी कि वो उसमें कंटिन्यू करें, अमेरिकन भी चाहते थे, लेकिन जनरल काकड़ साहब ने ये रिफ्यूज कर दिया था कि मैं किसी का हक नहीं मारूंगा, मैं 3 साल ही लूंगा। और वो 3 साल के लेकर गए, तो पूरी आर्मी में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट समझी जाती है जनरल वहीद काकड़ साहब की वो। सो उन्होंने काकड़ साहब पे हाथ रखा। अब इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। इससे तो ये था कि एक्सटेंशन नहीं लेंगे कि वो काकड़ साहब उनका आइडियल है। तो फिर 2019 में जब गुफ्तगू होना शुरू हुई कि जनाब के उनको एक्सटेंशन चाहिए। अच्छा, इमरान खान साहब से पूछा एक दफ़ा 2-3 जर्नलिस्टों ने कि सर ये बताएं कि ये जनाब बाजवा साहब जो है एक्सटेंशन देंगे, वो अगर बाजवा साहब लेंगे नहीं, बाजवा साहब की तारीफें करते थे अगर जनाब बाजवा साहब इतने शानदार अफसर, वो तो एक्सटेंशन लेंगे नहीं, मतलब उन्होंने आउट ऑफ क्वेश्चन कर दिया था ये। और बाद में आप पढ़ रहे हैं कि नोटिफिकेशन हो रहे थे सारे। सो ये सियासतदान और समटाइम सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी डॉज कर रहे होते हैं ना चीज़ों को। मैं इसलिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि डॉज कैसे करते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा आउट ऑफ क्वेश्चन है, मुमकिन नहीं, बाजवा साहब क्यों लेंगे एक्सटेंशन। खान साहब तो खुद एक्सटेंशन के खिलाफ थे, जना कियानी के खिलाफ वो तकरीरें करते थे बड़ी बड़ी कि आपने क्यों एक्सटेंशन ले ली। तो इनके मामले में वो कैसे कहते हैं हाँ जी मैं दूंगा, उन्होंने बात खत्म कर दी। अच्छा, मैं सुन के आया था, देख के आया था उनकी वो फ्रेम को, उन्होंने जो उन पे हाथ रखा था जनरल वहीद काकड़ साहब पे। तो मेरा ये था कि वो नहीं लेंगे, हमने टीवी शो में बात की, लेकिन उन्होंने ली। जब ली तो कंट्रोवर्सी उस पर मर्ज हुई। अब उसमें यह हुआ था, जो मेरा ख्याल है आज वो समझते होंगे जनरल बाजवा साहब कि बाज़ बार नेचर अगर आप वो किसी को रास्ते से बचा रही होती है ना तो बच जाएं, उस वक्त पुश ना करें। अच्छा, मैं भी जिंदगी में यही कुछ करता हूँ, एक मैं एफर्ट जरूर करता हूँ, लेकिन अगर मुझे लगे ना कि दीवार पे टक्कर मारने वाला काम है, मैं नहीं करता, एक दफ़ा करके छोड़ दूंगा। लोग कहेंगे आप एफर्ट नहीं करते, अपना मतलब सोचने का मिजाज है कि नेचर आपको किसी साइड पे नहीं लेके जाना चाह रही, आप पुश मत करें। 3 साल मिले या 6 साल मिले, आपने आर्मी चीफ रहना था, लह लिया। इन्होंने क्या किया, उस वक्त लेटर लिखा गया था इनको, इन्होंने एक्सटेंशन दे दी थी आर्मी चीफ को। इन्होंने इमरान खान साहब ने जो बड़ी बड़ी बातें कहते थे, बिल्कुल नहीं दूंगा, वो क्यों लेंगे, मैं दूंगा नहीं, दी उन्होंने। तो किसी ने लेटर लिख दिया चीफ जस्टिस साहब को, जनाब ये देखें इनको आर्मी चीफ बना दिया है, एक्सटेंशन दे दी है, कैसे दे दी। उन्होंने सुओ मोटो ले लिया जनाब, खोसा साहब ने। सुओ मोटो से ये इंप्रेशन आया कि जनाब कि वो आर्मी चीफ की वो नहीं होने देंगे, एक्सटेंशन नहीं होने देंगे। ये भी तस्वर आना शुरू हो गया कि शायद कि विद इन मिलिट्री जो है लॉबिंग हो रही है, कुछ आर्मी के अंदर सीनियर जनरल्स नहीं चाहते कि जनाब ये फिर वही उन्हीं की तरह जनरल मुशर्रफ की तरह 9 साल बैठ जाए, कोई जनरल जना कियानी की तरह 6 साल बैठ जाए, ये फिर 6 साल बैठ जाएंगे। तो शायद आर्मी के अंदर कोई लॉबिंग है या कन्फ्लिक्ट है जो उनको खोसा साहब को उन्होंने कहा है तो उन्होंने ले लिया। ये उस वक्त इंप्रेशन था। अच्छा, खोसा साहब ने जब उन सुओ मोटो लिया तो दूसरे दिन जो अगर जिसने लेटर लिखा था उसने जाकर अदालत को कहा जी मैं अपना लेटर वापस लेना चाहता हूं, अच्छा मैं परसू नहीं करना चाहता। अब इसे ट्विस्ट आ गया स्टोरी में, ड्रामेटिक स्टोरी। खोसा साहब ने कहा ना बच्चा अब नहीं, हाँ नहीं आप तो केस चलेगा। अच्छा, उससे मजीद इंप्रेशन फैल गया कि खोसा साहब मींस बिजनेस, बड़ा एक्शन लेने वाले और ये पाकिस्तानी तारीख में बहुत बड़ा काम होने वाला है कि आर्मी चीफ के एक्सटेंशन उन्होंने इमरान खान साहब ने कर दिए और ये सेम पेज ये फटने वाला है और ये तो उड़ा के रख दें। खोसा साहब ने बड़े बोल्ड फैसले भी किए हुए थे, चंद बड़े बड़े फैसले थे उनके क्रेडिट पे। मुमताज कादरी वाला था, आसिया वो उसमें था, वो आसिया साहिबा वाला था जो उन पे वो थे, और 2-4 थे जो लोग मतलब डरते थे जजेस जो उन्होंने किए थे। तो सब ने कहा जी गेम पक गई है, पक गई है, जो हम सहाफियों का स्टाइल पक गई है। जो आप देखें बड़ी खबरें, सहाफी हर दफा पर उम्मीद हो जाते हैं। हाँ? हमें भी खबर चाहिए होती है ना, मतलब हमें तो स्टोरी चाहिए। उसी वक्त जनाब आपके मतलब ऑल वो कहते हैं सारी नजर सुप्रीम कोर्ट पे लगी, वहाँ बहुत बड़ा वो काम होने वाला है, पाकिस्तानी तारीख बदलने वाली लिखी जाने वाली है। वो प्रोसीडिंग शुरू हो
वाल या 1952 का आर्मी एक्ट आ गया, तो लाज आ गया, तो फिर 3-4 दिन ड्रामा। बल्कि मुझे याद है नसीम ये फ़रोग नसीम साहब जो हैं, ये उस लॉ मिनिस्टर थे इमरान खान साहब के, इन्होंने इस्तीफ़ा दे के वकील बन के आ गए हुकूमत को कि मैं शायद बेहतर तरीके से मैं उनको कैल कर लूँगा। सो वो भी आ गए, मतलब इतना बड़ी डेवलपमेंट हो गई। अब ये हुआ, सब लोगों का ख्याल था कि ये इनको वो कर देंगे, इनके एक्सटेंशन वो डिसमिस कर देंगे, कानून में प्रोविजन ही नहीं है, ये रिवायत थी, रिवायत पे चल रहे थे। तो खोसा साहब ने भी किया। खोसा साहब ने क्या कहा, मेरा ख्याल वो भी रिग्रेट्स करते होंगे, माई व्यू। जहाँ पे जनरल बाजवा साहब के साथ जो कुछ हुआ, फिर इमरान खान साहब ने किया, जब बैरून मुल्क गए, बातें हुई, लोग उन्हें टांट की, फिर उन पे मीर जाफर, मीर सादे, गद्दारी, बला बला, तो उन्होंने भी सोचा होगा यार कि ये 3 साल इस काबिल थे, वाज दे वर्थ इट कि मैंने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन ले ली थी। चीफ लगना था 3 साल काफ़ी थे मेरे लिए, मैं फिर भी चीफ रहता, अभी भी चीफ हूँ। वो सोचते होंगे, रिग्रेट करते होंगे जो कुछ बाद में हुआ उनके साथ, जो फेस किया उन्होंने किया, उनकी फैमिलीज ने किया, सब कुछ ने किया। ठीक है, बेनिफिट्स भी साथ में होते हैं और भी बड़ी सारी चीजें, पूरी फैमिली, यार दोस्त पैकेज होता है। बल्कि बाज़ दफा बंदा खुद छोड़ना चाहता है, यार दोस्त फैमिली नहीं छोड़ने देती। कोई भाई इतने बड़े ओहदे पे बैठे, क्योंकि उनको फायदे हो रहे होते ना, वो ये नहीं देखते इस बंदे के साथ क्या होगा, तरीक क्या सलूक करेगी। अब अपना अच्छा टाइम जो है वो गुजार चुके थे, जो 3 साल थे। सो वो फिर आपको बाज़ फैमिली नहीं जाने देती कहीं पे, कि क्योंकि उनके अपने उन बेनिफिट्स हैं। यार दोस्तों कहेंगे भी आर्मी चीफ है तो हमें फायदा हो रहा है, अगर बाजवा साहब चाहते भी होंगे तो यार दोस्तों ने, फैमिली ने कहा होगा भाई साहब क्या हो गया आपको, मिल रहे हैं ले लें। खैर एनीवे, तो उन्होंने क्या काम किया, आज वो रिग्रेट्स करते होंगे। उन्होंने कहा जनाब अगर कानून नहीं है तो कानून बनाया जाए। होना ये चाहिए था, खोसा साहब को फैसला देना चाहिए था। जस्टिस मंसूर शाह साहब, आज तो वो बादशाह बड़ी बड़ी बातें करते हैं माजरत के साथ, उस वक्त ये भी उस फैसले में शामिल थे कि इन्होंने जनाब उनको वो किया, इन्होंने अदालत को ने हुक्म दिया इसको इमरान खान साहब या पार्लियामेंट को कि ये एक्सटेंशन का कानून क्योंकि नहीं है, लिहाजा एक्सटेंशन का कानून बना के एक्सटेंशन दी जाए। ये जरा देखिएगा, जरा गौर फरमाइएगा। अच्छा, कानून बना के फिर एक्सटेंशन। भाई कानून नहीं है, आपको क्या करना चाहिए? तो आप कह दें कि आपने एक्सटेंशन दी है, ये कानून के मुताबिक नहीं है, और इमरान खान साहब को 1 लाइनर जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि कानून नहीं है। आपने कानून के बगैर इनको आर्मी चीफ लगाया है, सुप्रीम कोर्ट नल एंड वैड कर दिया, प्लीज अपॉइंट अनदर आर्मी चीफ विद इन 48 आवर्स। नहीं किया खोसा साहब ने, जस्टिस मंसूर शाह साहब ने नहीं किया, मजहर आलम साहब ने नहीं किया। अदरवाइज टुडे वो कहते हैं हिस्ट्री माइट हैव बीन वेरी डिफरेंट। आपने एक रास्ता दिया, रास्ता क्या दिया? आपने सारी चीजें आपने लीगलाइज करवा दी, आपने कानून बनवा दिए, आपने सुप्रीम कोर्ट पे डाल दिया, सारी पार्लियामेंट पे डाल दिया आपने कि आप जाके करें। ये वो चीज थी कि उस वक्त ये कहा गया था कि शायद वो थ्रेट हुई है, कहीं से मैसेजिंग हुई है कि भाई साहब अगर आपने इनकी अगर नल एंड वैड की तो फिर मार्शल लॉ लग जाएगा। तो वो जजेस सबान फिर मार्शल लॉ बचा रहे थे कि चलो सिस्टम में चलता रहेगा। भाई हालांकि लोग कहते थे एक दफा किसी आर्मी चीफ की उसकी अपॉइंटमेंट वो फारिग हो जाए तो उसके बाद उसका कोई वो नहीं रह जाता होता, उसकी अथॉरिटी खत्म हो जाए, फिर कौन उनके कहने में किसने मार्शल लॉ लगाना होता है, वो तो नए आप चीफ नए चीफ को देखना शुरू कर देते हैं। सो बाजवा एक और चीज हुई, अब इसमें ये तो जजेस का रोल था, अब जरा पार्लियामेंट पे आते हैं कि पार्लियामेंट की इसी से जो रास्ते निकले, इमरान खान साहब जो इस पर शिकायत करते हैं बाजवा साहब मिल गए थे। इमरान खान साहब में अक्ल नहीं थी, वैसे दुनिया भर के सारे सियाने थे, वो हर बात पे कहते मुझे पता है, उन्हें सब कुछ पता था। माशाल्लाह जब वजीर आजम बने उन्हें सब कुछ पता था। इस बात का पता नहीं था कि आपके पास ये अददी बर्तरी नहीं है, टूट ठाल नहीं है। आपने कहा कि उन जर्नलों को, उन्होंने उन बाजवा साहब को और इनको फैज हमीद साहब को कि भाई साहब आप जाए मैनेज कर लें, उन जरदारी साहब को और नवाज शरीफ को वोट दे दें। आपने उनको उनके पास भेजा, दोनों जेल में बैठे थे। और भाई साहब जो जेल में कैदी बैठा होता है, आपने तो बेसिकली उनको एम्पावर किया। आपको कह देना था बाजवा साहब को भाई साहब मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है, मैं आपको नहीं कहूंगा पोजीशन से जाएं वोट लें। मतलब ये कैसे हो सकता है? जरदारी साहब के पास वो वोट लेने जा रहे हैं, हमने 3 साल मजीद आर्मी चीफ बनना है नवाज शरीफ साहब से, तो उन्होंने क्या मांगना था? उन्हें आज़ादी मांगनी थी कि हमें क्या मिलेगा। सो आप खान साहब इतने अक्लमंद आदमी थे, अपना आर्मी चीफ जो है, अपना डीजीआई सही, वो अपने पॉलिटिकल अपोनेंट जो जेल में बैठे हुए हैं उनके पास भेज रहे हैं, तो उनके साथ डील होनी थी। जो बाद में जो कुछ हुआ इट अंडरस्टैंडेबल कि खान साहब ने रास्ता खोला। अच्छा, पार्लियामेंट भी ना कर सकती थी, नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा रास्ता था। नवाज शरीफ साहब ने बहुत मौकों पर लेट डाउन किया है अपने उनके जो बड़े पार्टी के बड़े वोट को इज्जत दो, फलां करो, ये वो चीजें करो। उस वक्त टाइम था, आप 2 तकरीरें करते वहां पे, ख्वाजा आसिफ साहब को कहते या किसी और को खुद करते कि हम नहीं देते जनाब इनको एक्सटेंशन नहीं देता, मैं जेल में पड़े रहेंगे, इट वाज ऑल ओवर। तो जनाब बाजवा साहब खत्म हो जाते। चले उन्हें नहीं, उन्हें अपनी आज़ादी अजीज थी, वो खुद भी जेल में थे, मरियम साहब थी और सारे लोग थे, अंडरस्टैंडेबल के ह्यूमन थे। उन्होंने अपनी आज़ादी लेनी चाहिए, ये मुल्क आइन 3 साल 6 साल 4 साल वोट को इज्जत दो, दे कैन रेस्ट, ये मतलब वेट कर सकते।
हम बाद में देखेंगे। सो जनाब पार्लियामेंट ने भी वही काम किया, लाइनों में लग के इन्होंने जैसे जनाब मुशर्रफ की वर्दी के साथ वोट डाले थे इस पार्लियामेंट ने, सेम उन्होंने इसमें काम किया बाजवा साहब वाली इसमें एक्सटेंशन पे, उसमें जरदारी साहब, सारे नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब एक ही साफ में खड़े हो गए, महमूद अयाज उस वक्त खड़े हो गए, वोट डाला। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, अगर ये काम उस वक्त ना होता और बाजवा साहब ने बैठ के समरियां बनवाई थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, आज बाजवा साहब भी रिग्रेट करते होंगे, मैं शर्त कहता हूँ, पछताते होंगे, आज खोसा साहब भी पछताते होंगे, और जैसे मंसूर शाह साहब अगर पछताते हैं तो किसी वक्त उसका इजहार जो है ना बेंच में उन्हें कर देना चाहिए। तो किसी को उनसे पूछ लेना चाहिए था सर कि आपने उस वक्त फैसला किया था तो आपको चाहिए था, आप कह देते कि जनरल साहब प्लीज गो होम, तो फैसला आप नहीं कर सके थे। सो वो आपने बात की तो मैं वो माजी के फफोड़े मुझे याद आ गए, मैं जरा एक रेलिवेंट सी बात है कि इस मुल्क में व्हीलिंग डीलिंग लैंड देन, और फिर खान साहब उसके बाद नाराज हो गए, क्यों नाराज हो कॉन्फिडेंस के करीब, तो आई थिंक उन्होंने जो है वो ये भी खबरें आई थी कि लाइफ टाइम एक्सटेंशन जो है वो भी बाजवा साहब नहीं उस पर वो भी ऑफर कर रहे थे। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, और कुछ मजीद इश्यूज हैं वो भी डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। एक और इंटरेस्टिंग इशू पे जो है वो बात करेंगे। एक वीडियो जो है वो रिलीज की गई ट्रंप की एलन मस्क के पाँव चूमने की जो है वो ये वीडियो थी, और ये जो है एक सरकारी दफ्तर था जहां पे जो है ये वीडियो ये एक पिक्चर जो है वो AI जनरेटेड पिक्चर जो है वो चलाई गई, और उसके ऊपर जो है वो टॉपिक था लॉन्ग लिव द रियल किंग। क्या इसका बैकग्राउंड है, इसके पीछे क्या है? इसके बाद हमने देखा कि पूरे सोशल मीडिया पे और मीडिया पे जो है वो एक हंगामा मच गया और इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा था। पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ वाशिंगटन DC से सीनियर सहाफी अनवर इकबाल साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम सलाम बीवी, मेहरबानी आपकी। जी अनवर साहब, हर दफ़ा ट्रंप के आने के बाद तो हम देखते हैं कि कोई ना कोई इशू जो है वो क्रिएट हो जाता है, और उस पर जो है वो पूरा मीडिया, सोशल मीडिया जो है वो उस पर लग जाता है। अब ये एक AI जनरेटेड पिक्चर जो है रिलीज हुई है ट्रंप की एलन मस्क के पाँव चूमने की, और इसमें भी एक हंगामा मचा हुआ है। इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? क्या कोई डिसलाइकिंग जो है वो दिखाई जा रही है, ये जो एक जोड़ी एलन मस्क और ट्रंप की बनी हुई है? बिल्कुल, आप देखें ना, जब से सदर ट्रंप जब अपना उनका पहला दौर था उसमें भी कहा जाता था कि कभी कोई भी दिन यहाँ डल नहीं जाता था वॉशिंगटन में, और जब दोबारा आए हैं फिर वही हो रहा है, रोज कुछ न कुछ हंगामा होता है और खबरें बनती हैं। और ये बात बिल्कुल वाज़ा है कि वॉशिंगटन के एक हलके में बहुत अनपॉपुलर है, बल्कि कहा यही जाता है कि वो जो सदर बने हैं तो वो उन लोगों के वोट से बने हैं, यानी एक अमेरिका में एक जोक समझ लें, इस तरह भी है कि जो अंडर ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने हाई स्कूल के बाद नहीं पढ़ा, वो वोट देते हैं सदर ट्रंप को, और जो पढ़ लेते हैं वो वोट नहीं देते। तो यानी इसका मतलब यह है कि एक बहुत बड़ी तादाद है पढ़े लिखे लोगों की जो सदर ट्रंप के खिलाफ है, और वो लिबरल सोच के मालिक हैं, और वो ये पहली वीडियो है, लेकिन और भी आती जाएंगी और बहुत कुछ होगा। अच्छा, ये बताइएगा अनवर साहब के कुछ जब मैं पढ़ रही थी इस स्कैंडल के हवाले से, तो उसमें लिखा था कि एलन मस्क जो है उन्होंने कुछ ऐसे ड्रास्टिक स्टेप्स लिए जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि उनकी तरफ डिसलाइकिंग जो है वो बढ़ गई है। जैसे कि थाउजेंड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को फायरिंग करने का जो है वो उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी भेजा कि आपने क्या क्या अकम्प्लिश किया है, आप उसका जवाब दें, अगर नहीं दे सकेंगे तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। तो इस किस्म के एग्रेसिव स्टेप्स जो हैं वो एलन मस्क के हवाले से लिए गए, और ये भी कहा जाता है कि रियल शो जो है वो एलन मस्क जो है वो रन कर रहे हैं rather than ट्रंप। इसमें किस कदर हकीकत है आपके ख्याल में? इस हद तक तो हकीकत है कि एलन मस्क बहुत तेजी से अनपॉपुलर हो रहे हैं। यहाँ बिल्कुल ये कहा जाता है कि असल हुकूमत तो उनके हाथ में, ये सारे फैसले वो करते हैं, सदर ट्रंप जो है वो सिर्फ उसकी तस्दीक कर देते हैं। ये बात तो यहाँ एक इम्प्रेशन यहाँ बन रहा है ये। और दूसरी बात है कि उन्होंने जो डिसीजन लिए हैं वो एक खास हल्का जो है उनका जो कदामत पसंद लोगों का, उसमें वो पॉपुलर जरूर होगा, लेकिन पढ़े लिखे हल्के में बहुत अनपॉपुलर है। तो सदर ट्रंप से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में एलन मस्क ज्यादा गैर मकबूल है, और मेरे ख्याल वो ओवरऑल भी अमेरिका में कोई बहुत मकबूल नहीं है, अगर इस वक्त सबसे पावरफुल आदमी समझी जाती हैं। और फिर ना सिर्फ ये फैसले जो जैसा आपने कहा कि हजारों लोगों को उन्होंने जो मुलाजमत से फारिग कर दिया, उसके अलावा ये भी है कि मसलन जब वो जब इंडिया के वज़ीर आज़म आए हुए थे यहाँ, उसमें जो अपने बच्चों को लोग लेके पहुंच गया, और बच्चे ने जो कुछ किया वो उस पर भी बड़ा मजाक उड़ा, उनका भी और ट्रंप का भी, क्योंकि उनका अंदाज यही है, जैसे लगता है एक अमेरिका का सदर है और एक सुपर प्रेसिडेंट है जो खुद एलन मस्क है।
ठीक जी। हाँ जी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, आपने साथ ज्वाइन किया। अभी आपने बच्चों की बात हो रही थी इलॉन मस्क साहब के, तो वो ये खबरें भी आ रही थी कि शायद उन्होंने वो अपना नाक साफ करते हुए वो मेज़ के साथ लगाया, जो प्रेसिडेंशियल मेज़ है वहाँ पर उनकी टेबल है, तो उसको चेंज कर दिया गया। 140 साल पुराना ये फर्नीचर था या पुरानी एक हिस्टोरिकल मेज़। इज़ इट ट्रू सर के या वही सोशल मीडिया की खबरें हैं ये? देखिए, कोई इस पर आप साबित तो कुछ नहीं कर सकते कहाँ यहाँ जा रहा है, और ये मुमकिन इसलिए है कि सदर ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है कि वो भी कोई बहुत ज्यादा पुरानी चीजों को पसंद नहीं करते, उनको एंटीक का शौक नहीं है। पहली दफा जब आए थे सदर बने तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि यहाँ का फर्नीचर, यहाँ की चीजें बड़ी पुरानी है, उन्होंने पर्दे वर्दे भी चेंज करवाए थे। वहाँ तो यह है कि 200 साल पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं जिसको बड़े फख्र से वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सर ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि उनको इतनी पुरानी चीजें इस्तेमाल करने का शौक नहीं है। अच्छा सर जी, हमने लास्ट टाइम देखा था जो पहली टर्म थे प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की, उस वक्त उनकी फैमिली के लोग हमें बड़े नज़र आते थे, उनके दामाद नज़र आते थे, उनकी बेटी नज़र आती थी, दे वर ऑन द फ्रंट उस पर। इवन कैंपेन के दरमियान भी हमने देखा उनका बेटा या बाकी उनके ग्रैंड चिल्ड्रन नज़र आते। ऑल ऑफ सडन 20 जनवरी के बाद तो ट्रंप साहब की फैमिली नज़र नहीं आ रही, या हमें नज़र नहीं आ रही, या बाकी अमेरिकन को नज़र नहीं आ रही, उनकी जगह इलॉन मस्क साहब ने ले रही है। ये कुछ ज़रा इस पर रोशनी डालेंगे कि ये मैं ठीक रीड कर रहा हूँ या मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है कि फैमिली को ज़रा पीछे किया है? सर बिल्कुल ठीक रीड कर रहे हैं, इन्होंने सिर्फ पीछे नहीं किया बल्कि आपको याद होगा कि इनके जो दामाद हैं और बेटी दोनों ने इलेक्शन के दौरान ही कहा था कि वो हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, और दामाद का ये कहना था कि हुकूमत पे आने के बाद उनका बड़ा माली नुकसान हुआ। गति वो मशहूर जरूर हुए लेकिन बिजनेस पे फोकस नहीं कर सके, तो वो अपने बिजनेस पे ही फोकस करेंगे, ये तो उन्होंने ऐलान किया था। और सदर ट्रंप ने भी कहा था कि उनकी फैमिली इस वक्त इस दफा जो है हुकूमत में नजर नहीं आएगी, तो अब तक तो वो नहीं है। और ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है कि उनकी जगह हर तरफ इलॉन मस्क और उनकी फैमिली नजर आ रही है। अच्छा सर, एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मतलब इमरान खान साहब के हवाले से हमारी तो वही इंटरेस्ट है ज़्यादा सर इस वक्त अमेरिकन के हवाले से। उन्होंने एक दो दफ़ा प्रेस टॉक भी की है, बल्कि उन्होंने मेरा ख्याल है कोई एक लेडी रिपोर्टर को फिर उन्होंने स्नैप भी किया, वही फेक न्यूज़ कहे कि वो आपने भी सुना होगा क्वेश्चन पे, तो कोई सहाफ़ी उनसे क्वेश्चन नहीं कर रहा इमरान खान साहब पे, ट्रंप साहब की बात नहीं कर रहे। ये मिस्टीरियस साइलेंस क्यों है सर? यहाँ पे तो बड़ा इंतज़ार हो रहा है बड़ी शिद्दत से कि कोई ट्रंप साहब बोलेंगे खान साहब के बारे में। देखें, ये जो इस तरह के सवाल ज्यादातर स्टेट डिपार्टमेंट में उठाए जाते हैं। स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग नहीं हो रही है, उनके पहले टर्म में भी बहुत कम हुई थी, महीने में एक आध मुश्किल से हो जाती थी। जहाँ तक व्हाइट हाउस का ताल्लुक है, व्हाइट हाउस में ये होता है कि वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं किससे सवाल लेना है, और आम तौर पे जो आम पीछे बैठे हुए रिपोर्टरों की बारी नहीं आती, कभी कभार किसी की नजर पड़ जाए तो उससे सवाल ले लेता है, वरना नहीं लेता। और उसमें व्हाइट हाउस में ज्यादा सवाल लिया जाता है जो बड़े अमेरिकी अदारे हैं या जो सदर का जर्नलिस्ट होता है, यानी दस्तूर ये रहा, उसको भी अब सदर ट्रंप चेंज कर दिया। दस्तूर ये था कि सबसे पहले एपी वाला सवाल करता है, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स, पर दूसरे, तो छोटे दारों की बारी नहीं आती। लिहाजा इमरान खान का सवाल व्हाइट हाउस में उठना मुश्किल है। मोदी का जो मामला था उसमें लोगों का ख्याल था कि शायद कोई इंडियन जर्नलिस्ट उठाए, उन्होंने भी नहीं उठाया। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक इमरान खान या पाकिस्तान की बात है, तो अभी जो इंतजामिया जो पावर में है उसकी नज़र में ये वो उन बर्निंग इश्यूज में नहीं है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं। आप देखा कि उन्होंने ये जरूर किया कि ईरान पे देखें अब तक दो इल्जामात वो जारी कर चुके हैं, उन पर अमल भी शुरू किया है, कल एक्शन भी लिया गया। तकरीबन 33 एंटिटीज और कंपनियों पे पाबंदियां लगाई गई, इनमें 4 भारतीय कंपनियां भी हैं। तो वो उसके बारे में साथ ऐलान में ये भी कहा गया कि वो जो सदर ट्रंप ने वादा कर रखा है कि ईरान पे गिरफ्त सख्त से सख्त की जाएगी, तो हम उस पर अमल करेंगे और मजीद सख्तियां करेंगे। अच्छा, हमने देखा है कि वो उस पर अभी जो बात आपने की है कि क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो पीटीआई के बड़े हामी जो हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त लॉबिंग की है पिछले 2-1 सालों में। उन्होंने कांग्रेस तक वो पहुंचे हैं, उन्होंने रेजोल्यूशन पास करवा ली, उन्होंने कांग्रेस की हेयरिंग करवा ली, यूएनओ तक पहुंच गए, ह्यूमन राइट्स पूरी दुनिया को उन्होंने, मतलब अमेरिकन कांग्रेस को हमने देखा उन्होंने उसे ट्वीट्स करवा दिए, बड़े सारे ट्वीट्स हुए। तो ये वहाँ के मीडिया में कोई लॉबिंग नहीं कर सके, जो बैठते हैं एपी के वहाँ रिपोर्टर बैठते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के हों, वाशिंगटन पोस्ट या फॉक्स, CNN, वहाँ पे लॉबिंग नहीं कर सके कि सवाल ट्रंप साहब से पूछ लें हमारे बिहाफ पे जनाब खान साहब के लिए। भी खबरें लगवाई भी, लेकिन एक ही इशू पे कितनी खबरें लगवा लेंगे आप? नहीं, मैं सवाल की बात कर रहा हूँ, नहीं मैं सवाल की बात कर रहा हूँ कि ट्रंप साहब के पास तो कुछ लोग गए होंगे, उन्हें पता होगा कौन कौन जाते हैं करवाने में। नहीं, अभी तक तो कामयाब नहीं हुए।
कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन अभी तक वहाँ अमेरिकन मीडिया में इनकी पहुंच कोई ज़्यादा नहीं हो सकी है। कई दफ़ा इन्होंने कोशिश भी की और 2-3 ब्रीफिंग इन्होंने स्टेट वो प्रेस क्लब, वॉशिंगटन प्रेस क्लब में रखी और लंच के साथ भी रखी, टी के साथ भी रखी, सुबह भी शाम भी कोशिश की, लेकिन अमेरिकी मीडिया से कोई नहीं आया सिवाय उनके जो फेवरेट हैं दो, एक रायन ग्रिम जो है वो एक ही है, अब तो दूसरा भी नजर नहीं आता, वो आ जाते हैं। वो तो हर जगह, हर ब्रीफिंग में, हर सेमिनार में तकरीर भी करते हैं, खाने पे भी मौजूद होते हैं। उनके साथ ही लगता है कि पीटीआई वालों के साथ ही सफर करते हैं। रायन ग्रिम के अलावा तो कोई नजर नहीं आता अमेरिकी मीडिया का। बहुत शुक्रिया सरजीत, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अनवर इकबाल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और इम्पोर्टेंट इशू है उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अमेरिकन एक्सपर्ट्स का जो है एक वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है जो कि डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल के हवाले से जो है वो यहाँ पे कुछ मीटिंग्स कर रहे हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान से, इस हवाले से हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी सुहेल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम सलाम। जी भट्टी साहब, ये क्या इसके पीछे जो है वो मकसद है इस वक्त का जो यहाँ पे विजिट है, और क्या स्पेसिफिकली सिर्फ डिजिटल करेंसी के हवाले से ही बातचीत की जा रही है? देखिए, गुज़श्ता माह एक अमरीकी इन्वेस्टर्स का एक वफद पाकिस्तान पहुंचा था जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करने के लिए तैयार था, और सर जिसमें जेंट्री बीच भी शामिल थे जो कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी तस्वुर किए जाते हैं। उस वक्त जेंट्री बीच ने ये वजाहत की थी कि नेक्स्ट मंथ से अमेरिकन कंपनीज के डेलीगेशन आना स्टार्ट होंगे और हम बाज़ाब्ता एग्रीमेंट्स करेंगे और पाकिस्तान की सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमारा तावन सबको नजर आएगा। तो उसी सिलसिले के अंदर अब ये उसी ग्रुप से ही वबस्ता कुछ एक्सपर्ट्स पाकिस्तान पहुंचे हैं, जिसके अंदर जूनियर जेंट्री बीच भी इस वफद में शामिल हैं, कुछ दीगर अमेरिकन एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। दुनिया के बेशतर ममालिक में इस वक्त जो ट्रेड है, जो तिजारती सरगर्मियां हैं, वो डिजिटल करेंसी के जरिए से हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसका कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। अगरचे इलीगल वे में ये क्रिप्टो करेंसी और उसकी डिफरेंट मार्केट एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, तो उस सारे सिस्टम को FATF के जो बेंचमार्क्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए अब पाकिस्तान ने ये इन प्रिंसिपली तय कर लिया है कि हमने दुनिया के साथ जो ट्रेड करते हैं, जो हमारा इकोनॉमिक्स का इकोसिस्टम है, वो हमने डिजिटल करेंसी के अंदर भी करना है। तो उसके लिए डेफिनेटली पाकिस्तान को रूल्स एंड रेगुलेशन, एक अथॉरिटीज और एक पूरा सेटअप बनाना है। तो रेलेवेंट स्टेक होल्डर के साथ कंसल्टेशन के लिए ये अमेरिकन डेलीगेशन यहाँ पहुंचे है, जो इस शोबे के अंदर लीगली टेक्निकली वो एक बड़ी महारत हासिल रखता है, और वहाँ के जो इंटरनेशनली डिजिटल एसेट्स को ट्रेड करने के हवाले से जो अथॉरिटीज हैं, वहां पर भी इस ग्रुप की एक बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज शामिल है, जिसके जरिए हुकूमत ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समेत जो दीगर ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके जरिए से इस कमर्शियल सरगर्मियों को फरोग दिया जा सके, डिजिटल करेंसी के जरिए से ट्रेड को फरोग दिया जा सके, तो उसके ऊपर अब काम बहुत तेजी के साथ जारी है। और इस मकसद के लिए गवर्नमेंट ने ये तय कर लिया है कि हुकूमत एक नेशनल क्रिप्टो करेंसी काउंसिल कायम करेगी, जो पॉलिसी मेकिंग और उसके साथ साथ जो रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से हुकूमत की मामनत करेगी। उसके साथ साथ जो नेशनल क्रिप्टो काउंसिल होगी उसमें मुख्तलिफ हुकूमती इदारे शामिल होंगे, रेगुलेटरी अथॉरिटी शामिल होंगी और इंडस्ट्रीज के माहिरीन शामिल होंगे। और ये क्रिप्टो काउंसिल आलमी मेयार के मुताबिक जो बैन-अ-क़वामी डिजिटल मौशियत है उसको स्ट्रेंथन करेगी। उस हवाले से जो आज फाइनेंस मिनिस्टर थे, इस आला सतही इजलास में वो मौजूद थे, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थे और दीगर रेलेवेंट एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद थे। तो एक बड़ी हेल्दी डिस्कशन है, और ये डेलीगेशन अभी कुछ दिन पाकिस्तान में रहेगा, तो एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके देगा जिसके जरिए पाकिस्तान दुनिया के साथ अपनी जो ट्रेड है वो एक जो फॉर्मल तरीकाकार था पहले, उससे हटके डिजिटल करेंसी के जरिए से भी तिजारत कर सकेगा। अच्छा भट्टी साहब, ये बताइएगा, ये बड़ी अच्छी बातें आपने अच्छी खबरें सुनाई हैं कि पाकिस्तान और हुकूमत और हमारे इदारे जो हैं वो इंटरनेशनल उनके साथ चलना चाहते हैं। इट्स अ गुड न्यूज़। क्रिप्टो का नाम हम सुनते थे कुछ अर्सा पहले तो इलीगल समझा जाता, अभी बहुत सारे इसके स्कैम रिलेटेड वो चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये चीज़ें शुरू में तो हमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, अथॉरिटीज़ भी बना दी जाती हैं, बर्थियाँ भी हो जाती हैं, तनख्वाहें, बजट, गाड़ियाँ, TA, DA, ट्रैवल, सेमिनार, सब कुछ बताया जाता है, रोज़ी पिक्चर आप ही रिपोर्ट करते रहते हैं। और फिर उसके बाद जो हशर इंटरनेट का किया है फिर यही हशर करते हैं, फिर PTA बैठ जाता है, वो जनाब इनको ब्लॉक करना शुरू कर देता है। वो आज कहते हैं फेसबुक ब्लॉक करो, कभी कहते हैं ट्विटर ब्लॉक करो, कभी कहते हैं ये नेट ब्लॉक कर दो। तो जब ये फिर कुछ अरसे बाद हम ये काम करते हैं तो फिर हमने नई टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजीज क्या करनी है। क्रिप्टो को कल को पता चलेगा वहाँ पे बैन होना शुरू हो गए, क्रिप्टो पे मसले आना शुरू हो जाएंगे। इसका कोई हल है? नेट आज भी नहीं चल रहा हमारा, मतलब स्लो किया है, ये ट्विटर आज भी नहीं चल रहा, ये जदीद टेक्नोलॉजी तो ये है सर। तो क्रिप्टो का भी यही हिसाब करेंगे कुछ अरसे बाद ये सारे बिरादरान मिल्लत? साहब आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया, लेकिन हमें इस चीज को भी मद्देनजर रखने की जरूरत है कि इंटरनेट का जो मसला पेश आई, उसकी स्पीड को स्लो करना पड़ा या कुछ पाबंदियां लगाना पड़ी, उसके जो हमारे जो मौजूदी हालात थे, जो हमारी डोमेस्टिक सिचुएशन थी, पॉलिटिकल सिचुएशन थी, उसकी भी बहुत सी रीजन थी जिसकी वजह से इस किस्म के कुछ गैर मुतवक्का इकदाम करना पड़े। तो ये उसके अंदर एक जो दुनिया के तकाजे हैं उसके मुताबिक तो आपने चलना है, उन चीजों को बेहतर करना है, लेकिन हमारे अपने हालात की वजह से बहुत से गलत फैसले करना पड़े। तो लेकिन अब जिन मामलात को जिस सिंक्रोनाइज करके चीजों को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है, अगर ये एक लॉन्ग टर्म एक सॉलिड पॉलिसी बनती है जो अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक्सेप्टेबल होगी तो तवक्को तो की जा सकती है, उसके अंदर कोई हर्डत नहीं आनी चाहिए। लेकिन हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब गवर्नमेंट तब्दील होती है, इदारों के सरबराहान तब्दील होते हैं, जो इस टाइप के डिजिटल कौंसल करेंसी की कौंसल बनेगी या उसका कोई और रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, उस वक्त कुछ ना कुछ तब्दीली तो जरूर आती है। लेकिन ये दुनिया के तकाजे हैं, अब ये हकीकत है, इसके मुताबिक आपने चलना है, तो उसके मुताबिक इनको स्पेस को फॉलो करना पड़ेगा, एक वक्त की जरूरत बन चुकी है। तो मेरे ख्याल में इन चीजों से ये लर्न करने के साथ साथ जो मुतल्लिक़ इदारे हैं कि अवाम की एक जरूरत है और मुख्तलिफ बड़े बिजनेस ग्रुप्स की जरूरत है और मुल्क की जरूरत है, तो उसके पेश नजर मेरे ख्याल में चीजें बेहतर अंदाज में शायद आगे अब चल पाए इस मरतबा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और डिटेल में बताया कि अमरीकी एक वक्त जो है माहिरीन का वो यहाँ पे मौजूद है जो कि डिजिटल करेंसी के हवाले से जो है वो विजिट्स कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट जो है वो करने की जो है वो उस पर काम किया जा रहा है। और इस हवाले से चंद रोज़ पहले जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने भी एक मीटिंग की थी जहाँ पे उन्होंने डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उसको वे करने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे कि क्लासा साहब ने भी एक जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया कि हम ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में जो है वो बहुत पीछे हैं और हमारी जो बेसिक्स है जैसे कि इंटरनेट उस पर जो है वो आए दिन पाबंदी लगा दी जाती है। तो इस किस्म की पाबंदियों के साथ और इस किस्म के जो रुकावटें हैं उसके साथ हम डिजिटल करेंसी में या किसी और टेक्नोलॉजी में जो है वो एडवांसमेंट कैसे करेंगे और किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे और किस तरह से इन्वेस्टर्स को जो है वो हम अट्रैक्ट करेंगे। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।